नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम भूगोल की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही होगी। लेकिन इसके अलावा अब एक और उम्मीद है जो मुझे आप लोगों से है। वो उम्मीद ये है कि आप लगातार सेशंस को देख रहे होंगे। जो भी बातें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उन सभी बातों को आप समझ रहे होंगे। और आज का क्लास जब आप खत्म करेंगे तो आज की क्लास खत्म होने के बाद आखिर में हम नोट्स मेकिंग पर चर्चा करेंगे कि एनसीईआरटी के नोट्स किस तरह से बनाए जाना चाहिए। हमने आपसे वादा किया था कि जो पहला अध्याय रहेगा उसका सिनॉप्सिस हम बना करके लाएंगे। अब चूंकि इससे पहले जो हमने अध्याय पढ़ा, भूगोल एक विषय के रूप में, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, उसमें नोट्स बनाने जैसा कुछ नहीं है। वो बस विषय की समझ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, वो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग से जुड़ा हुआ टॉपिक है। लेकिन आज जो टॉपिक हम ये खत्म करेंगे, पृथ्वी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें हैं जिनके नोट्स बनाने की आवश्यकता है। तो अब मैं उम्मीद आपसे ये भी करूंगा कि आज का टॉपिक खत्म होने के बाद जब आप नोट्स मेकिंग सीख लेंगे तो लेक्चर देखने के बाद, पीडीएफ देखने के बाद आप तुरंत ही उस क्लास के सिनॉप्सिस तैयार करोगे, तुरंत ही उसके जो शॉर्ट नोट हैं वो अपनी नोटबुक में बनाओगे। एक बहुत अच्छी सी नोटबुक लेकर के आइए, कोरे पेज वाली नोटबुक लेकर के आइए, वो प्लेन वाइट पेज वाली नोटबुक। कम से कम 2 या 3 कलर के पेन लेकर के आइए और बहुत खूबसूरती से नोट्स को तैयार कीजिए। अभी भी एक सवाल है कि सर नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? तो नोट्स वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो खान ग्लोबल स्टडीज़ की वेबसाइट है। वहाँ पर अगर आपने एनसीईआरटी के कोर्स में इनरोल किया है तो जैसे ही आप माय बैच पर क्लिक करेंगे, एनसीईआरटी के बैच पर क्लिक करेंगे, वहाँ एक सेगमेंट ही है नोट्स का। वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिर्फ वहाँ पर देखने के साथ साथ आप नोट्स को अपनी डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हैं ताकि विजिबिलिटी और बेहतर हो सके और अच्छे ढंग से आप उसे पढ़ सकें। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। और आज जो जो मुद्दे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों का हमें समाधान करना है, तो एक एक टॉपिक को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, सौरमंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। छठवीं क्लास की भूगोल की एनसीईआरटी का ये पहला अध्याय है। पिछली क्लास में हमने सामान्य परिचय की चर्चा कर ली थी, आकाश गंगाओं के बारे में पढ़ लिया था, तारों के बारे में पढ़ लिया था और तारामंडल के बारे में पढ़ लिया था। सबसे पहले क्लास को आगे बढ़ाने से पहले 5 मिनट हम दिया करेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि सर आखिरकार ब्रह्मांड का अर्थ क्या होता है, यूनिवर्स का मीनिंग क्या होता है। तो हमने जाना सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के विशाल काय आकाश गंगाओं तक, सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर के जो जाइंट गैलेक्सी हैं, उन सभी के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। हमने ये भी समझा था कि ब्रह्मांड जो है इसका लगातार विस्तार हो रहा है, इट इज कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग। और ये बात जानना इसलिए जरूरी है कि हम ब्रह्मांड की सीमाओं को नहीं बांध सकते। यह बात हमें एडविन हबल साहब ने बताई थी। फिर हमने यह भी देखा था कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, जितनी भी बॉडीज हैं, उन्हें सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है, उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। अगर एनसीईआरटी की परिभाषा की बात करें तो एनसीईआरटी की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि आसमान में जब आप चमकती हुई चीजों को देखते हैं तो उन्हें सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड कहा जाता है। आखिरी पॉइंट जो यूनिवर्स के बारे में कल हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। फिर ब्रह्मांड पढ़ने के बाद जो दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा,
क्योंकि यही हमने देखा था कि सबसे नीचे अगर अर्थ है तो अर्थ के ऊपर सोलर सिस्टम आता है, सोलर सिस्टम के ऊपर स्टार आता है, बहुत सारे स्टार मिलकर के गैलेक्सी बनाते हैं, बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर के लोकल ग्रुप बनाते हैं, लोकल ग्रुप मिलकर के लोकल सुपर क्लस्टर बनाते हैं, और जब बहुत सारे लोकल सुपर क्लस्टर बनते हैं तो इससे ब्रह्मांड का निर्माण होता है, इससे यूनिवर्स का निर्माण होता है। तो ब्रह्मांड के बाद जो दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा वो टॉपिक था आकाश गंगा, वो टॉपिक था गैलेक्सी। गैलेक्सी के बारे में पहला पॉइंट हमने यही पढ़ा कि गैलेक्सी जो है वो बहुत सारे तारों, गैस के बादल और धूल कणों का एक सम्मिलित रूप है। गैलेक्सी इज द सिस्टम विच इंक्लूड स्टार, गैसियस क्लाउड एंड द डस्ट पार्टिकल। हमने यह भी डिस्कस किया था कि हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी आकाशगंगा, इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हिंदी में दुग्ध मेखला आकाशगंगा कहा जाता है। और हमारी गैलेक्सी के सबसे पास में जो आकाशगंगा है, जो सबसे नजदीक आकाशगंगा है, उसका नाम है एंड्रोमेडा। उसका नाम क्या है दोस्तों? एंड्रोमेडा। हमने यह भी डिस्कस किया था कि जो हमारी आकाशगंगा है ये सर्पिलाकार है, ये आकाशगंगा स्पाइरल शेप की है। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको याद होंगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े, हमने और चर्चा की तारों के बारे में, हमने स्टार के बारे में भी डिस्कस किया। तो तारों के बारे में सबसे पहली बात जो हमने जानी कि सर जो तारे हैं वो बहुत ही बड़े गैसों के पिंड हैं, ये बहुत बड़ी गैसियस बॉडी हैं, इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है जाइंट गैसियस बॉडी। ठीक है, अगली बात हमने जानी कि तारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो अपना प्रकाश और ऊष्मा खुद बनाते हैं, जो एनर्जी और लाइट को एमिट करते हैं। और ये एनर्जी और लाइट इन्हें कहाँ से मिलती है? तो हमने जाना था कि तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है, और इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन लगातार हीलियम में कन्वर्ट होते जाते हैं। सामान्यतः हमने देखा कि 4 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करते हैं, और इसी प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसी प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है, और ये एनर्जी और लाइट आगे जाकर के जो दूसरे पिंड हैं उनको ऊर्जा और प्रकाश उपलब्ध कराती है, अदर सेलेस्टियल बॉडी को लाइट एंड एनर्जी प्रोवाइड कराती है, जैसे कि पृथ्वी। हमने यह भी देखा था तारों के बारे में, स्टार्स के बारे में, कि तारों का जो निर्माण है वो सामान्यतः नेबुला के द्वारा होता है। नेबुला बेसिकली एक ऐसा पिंड है जिसमें बहुत सारे गैसीय बादल और धूल के कण हैं, एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे गैसियस क्लाउड, और गैसियस क्लाउड के अलावा इसमें डस्ट पार्टिकल हैं। तो हमने यह भी समझा कि नेबुला को हम तारों की नर्सरी कहते हैं, तारों की नर्सरी के नाम से जानते हैं, नर्सरी ऑफ स्टार्स के नाम से जानते हैं। तो स्टार के बारे में, तारों के बारे में हमने इन बेसिक बातों की चर्चा कर ली थी। तारों से ही जुड़ा हुआ एक और टॉपिक था जिसका नाम था तारामंडल। तारामंडल, इंग्लिश में इसे कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। और तारामंडल के बारे में हमने पढ़ा कि जब तारे मिलकर के एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण करते हैं, जब ग्रुप ऑफ स्टार इस तरह से अरेंज हों कि वो एक स्पेसिफिक शेप बनाए, तो ऐसे तारों के समूह को कॉन्स्टेलेशन या तारामंडल कहा जाता है। दो बहुत ही फेमस तारामंडल हैं, एक है अर्सा मेजर जिसे हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, और एक है अर्सा माइनर। ठीक है, इसके अलावा ओरियन भी एक तारों का समूह है जो सामान्यतः शीत ऋतु में दिखाई देता है। एक और चीज जो आपको याद रखना है दोस्तों, जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि एक ऐसा तारा है जिसका नाम है पोलरिस, इसे पोलरिस या नदर्न स्टार
या हिंदी में हम इसे ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जिसकी स्थिति सामान्यतः स्थिर बनी रहती है। ऑलमोस्ट इसकी जो लोकेशन है वो कांस्टेंट बनी रहती है, और इस तारे के द्वारा आप उत्तर दिशा का पता लगा सकते हैं। और जब एक दिशा की जानकारी आपको मिल जाती है तो उसके आधार पर आप दूसरी दिशाओं का भी पता लगा सकते हैं, अदर डायरेक्शंस का भी पता लगा सकते हैं। तो कल की क्लास में हमने इतनी बातों की चर्चा की थी। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। कुछ लोगों की एक बेसिक सी शिकायत थी कि सर हम थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब आप इस तरह से पढ़ते हैं या क्लास में एक बात को 2 से 3 बार आप बोलते हैं, तो जो भी विद्यार्थी इस क्लास को पढ़ रहा है, जितने भी दोस्त इस क्लास को पढ़ रहे हैं, 90% बातें आप क्लास में ही याद कर लेते हैं। और इसका फायदा आपको तब मिलता है दोस्तों, जब आप पीडीएफ पढ़ते हैं या बहुत समय के बाद पीडीएफ को उठा के पढ़ते हैं, तो आप देखोगे कि आपके रिवीजन करने की गति बेहतर रहेगी। तो इस तरह से हम क्लास को पढ़ें कि क्लास करने के बाद ही क्लास में ही कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन हो जाए। यहीं पर हमें चीज़ें इतनी स्पष्ट हो जाएं कि जब हम पीडीएफ पढ़ने के लिए बैठें तो सिर्फ उसमें शॉर्ट नोट मेकिंग का काम रहे, और जो पीडीएफ पढ़ने का समय हमें 1 घंटे में लगता, वो समय 15 मिनट का लगे। तो ये मेरा तरीका है दोस्तों कि हम 2 से 3 बार चीज़ों को बोलते हैं, 2 से 3 बार आपको चीज़ें रिकॉल कराते हैं। बिकॉज एक बात जो पहली क्लास में हमने आपको बताई थी कि सबसे बड़ी समस्या कंटेंट की नहीं है, समस्या यह है कि हमारी कंटेंट पर कमांड नहीं है। और कमांड तभी आती है जब हम चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हैं, जब हम चीज़ों को बार बार रिकॉल करते हैं। तो पैटर्न यही रहेगा। जब भी हम नई क्लास शुरू करेंगे, 10 मिनट हम पुरानी क्लास के रिवीजन में देंगे। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा, या पहले उनको समझते हैं कि आज हमें किस किस के बारे में बात करना है। तो आज पहले हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, हम सन के बारे में डिस्कस करेंगे। सूर्य के बारे में पढ़ने के बाद हम सौर मंडल को डिस्कस करेंगे, हम सोलर सिस्टम की बात करेंगे। सोलर सिस्टम पढ़ने के बाद हम ग्रह और उपग्रहों की चर्चा करेंगे। फिर हम पृथ्वी और चंद्रमा को डिस्कस करेंगे। फिर हम क्षुद्र ग्रहों की बात करेंगे, और आखिरी में हम उल्का पिंड की बात करेंगे, मेटियोर या मेटेरॉइड्स की हम बात करेंगे, और समझेंगे कि ये 3 शब्द क्या क्या हैं। एक शब्द होता है उल्का, एक शब्द होता है उल्काश्म, और एक शब्द और होता है दोस्तों उल्का पिंड। तीनों में अंतर क्या है, तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। पर सूर्य को पढ़ने से पहले, सन के बारे में पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और है जो मुझे आपसे डिस्कस करना है कि दोस्तों, ब्रह्मांड के बारे में हमें ये पता चल गया कि सर ब्रह्मांड जो है वो असीमित है, ये इनफाइनाइट है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ब्रह्मांड में अगर कभी भी किसी दूरी को नापना है, मतलब आपको बताना है कि सर अगर हमारी गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे, और इसके पास में जो सबसे बड़ी गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा, तो अगर हमें इनके बीच की दूरी बताना है, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? क्या हम किलोमीटर में बताएंगे? अगर किलोमीटर में हम 2 तारों के बीच की दूरी को भी बताएंगे तो शब्द नहीं मिलेंगे हमें, वो इतना मुश्किल हो जाएगा किलोमीटर में डिफाइन करना। तो इसीलिए एक इकाई बनाई गई है, बहुत फेमस इकाई है, और उसे कहा जाता है लाइट ईयर, उसे कहा जाता है प्रकाश वर्ष। दोस्तों, लाइट ईयर का बहुत सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए ये सूरज है, यहाँ से लाइट निकली, तो सूरज की ये जो लाइट यहाँ से निकली है, जो किरण यहाँ से निकली है, ये 1 साल में जितनी दूरी तय करेगी, उसी के मान को हम लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष मानते हैं। तो प्रकाश वर्ष का मतलब बड़ा सामान्य है कि प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ 1 ईयर इज नोन एज द लाइट ईयर। और इसका जो मान है दोस्तों, वो आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर। अब एक बात आप देखें
कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा कि वो मीटर की जगह किलोमीटर पूछ लेता है या फिर किलोमीटर की जगह मीटर पूछ लेता है। तो आप हमें बस ये बताइए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें 1000 मीटर होते हैं। मतलब कितने जीरो आ गए दोस्तों, इसमें 3 जीरो आ गए। तो अगर उसने कभी किलोमीटर में पूछा तो आप इसमें 3 जीरो क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो किलोमीटर में इसका मान हो जाएगा 10.946 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और अगर मीटर में करना है तो इसमें 3 पॉइंट आप जोड़ दोगे तो वापस से यही वैल्यू मिलेगी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये लाइट ईयर की वैल्यू है। ये आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी चर्चा अब हम करेंगे उसमें हम लाइट ईयर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे किसी ने आपसे कहा कि यार जो दूसरा तारा है सूर्य के पास अगर कोई है, ठीक है, अगला कोई प्लेनेट है, अल्फा सेंटोरी है, इन सब की बात किसी ने की, तो वो आपको कभी भी किलोमीटर में जवाब नहीं देगा। वो आपसे कहेगा कि साहब वो यहाँ से 4.5 या 3.25 4.25 लाइट ईयर दूर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश 4.5 सालों में जितनी दूरी चलेगा उतनी दूर फला फला पिंड हमसे दूर है। ठीक है, तो लाइट ईयर का मान विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे 9.46 इंटू 10⁻15, ठीक है, मीटर। और अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 10⁻12 हो जाएगा, 10 के ऊपर 12 की घात आ जाएगी। चलिए अब हम टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों। एक सेकंड दीजिए, ये सारी चीजें मैं अलग कर दूं पहले, ठीक है, फिर हम सूर्य की चर्चा करना शुरू करेंगे। ये सब कुछ कल हमने देखा था, चर्चा की थी। ओके, चलिए तो यहाँ तक की चर्चा तो हमने कल की क्लास में कर ही ली थी और हमने एक बार आपको पूरा रिवीजन भी करा दिया। अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे और हमारा अगला टॉपिक है सूर्य अर्थात सन। समझते हैं पहले कि हमें सूर्य के बारे में क्या क्या पढ़ना है और कैसे हम इसे अप्रोच करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सूर्य के बारे में जितना भी टॉपिक है इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं। और अगर दो कीवर्ड्स को आप समझ गए तो फिर मान के चले कि आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पहली बात तो ये कि सूर्य एक तारा है, जो सन है इट इज अ स्टार, यह एक तारा है। और दूसरी बात यह है हमारे सौरमंडल का, यह है हमारे सौरमंडल का तारा है। दो बातें हैं लेकिन दोनों में अंतर है। पहली बात हमने आपको यह बताई कि सूर्य जो है वो एक तारा है, सन इज अ स्टार। और दूसरी बात, ये हमारे सौरमंडल का तारा है, इट इज द स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल का मतलब जो हम हैं, हम तारे के चारों ओर घूमते हैं, तो हम सूर्य के चारों ओर, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। और फिर हम कुछ और बातें हैं, उन्हें हम अन्य तथ्यों में क्लासिफाई कर सकते हैं, उन्हें हम अदर फैक्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए अब इसको समझना शुरू करते हैं और एक एक बात का पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहली बात कि सूर्य अगर एक तारा है तो ऑलरेडी हम जानते हैं ये किससे मिलकर के बना होगा। सर ये गैसों से मिलकर के बना होगा और इसका तापमान बहुत ज़्यादा होगा, अर्थात ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा। जो सन है वो किससे मिलकर के बना होगा, गैसेस से मिलकर के बना होगा और इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा, इसका तापमान भी बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी बात, तारों के बारे में हम जानते हैं कि तारे एक ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनका स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है, जिनकी खुद की सेल्फ एनर्जी एंड लाइट होती है। तो सर क्या सूरज के पास भी खुद का प्रकाश और ऊष्मा है? तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब वो एक तारा है तो डेफिनेट सी बात है कि उसके पास अपनी ऊर्जा भी होगी और अपना प्रकाश भी होगा। और ये कहाँ से आ रहा होगा? तो इसका जवाब होगा कि सर सूर्य के केंद्र में
न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, सूर्य का जो केंद्र है वहां पर नाभिकीय संलयन की क्रिया चल रही है, वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस चल रही है और 4 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। बहुत बेसिक बातें जो हमें पता चलती जा रही हैं एक एक करके, क्योंकि तारे के बारे में ये सारी बातें हम जानते हैं, तारे के बारे में ये सारी बातें हमें पता है। सर सूरज बना कैसे होगा? तो चूंकि यह एक तारा है तो यह भी नेबुला से बना होगा, यह भी बादलों और धूल के कणों का एक समूह होगा, फिर वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से पास में आए होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पास में आए होंगे और उसकी वजह से सूरज का निर्माण हुआ, हमारे सन का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक जितनी भी बातें हमने पढ़ी वो आप रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो बातें हमने तारे के बारे में पढ़ी थी ठीक वही बातें हम सूरज पर भी अप्लाई कर सकते हैं, हम सन पर भी लागू कर सकते हैं। अब ये दूसरा मसला है कि सर ये हमारे सौरमंडल का तारा है, इट इज द स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इस वर्ड का मतलब क्या है? तो देखिए, सौर मंडल जो है, सोलर सिस्टम जो है, वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अगर ये सूर्य है, ये सूर्य है जो कि एक तारा है, तो इसके चारों ओर बहुत सारे ग्रह घूम रहे हैं, इसके चारों ओर बहुत सारे छोटे छोटे पिंड घूम रहे हैं, इसके चारों ओर कुछ ड्वार्फ प्लैनेट घूम रहे हैं, एस्ट्रॉयड घूम रहे हैं, बहुत सारी चीजें घूम रही हैं। तो जो ये चीजें इसके आसपास घूम रही हैं, तो सूर्य और उसके चारों तरफ घूमने वाली सभी चीजों को मिलाकर के सोलर सिस्टम कहा जाता है, सौर मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है। तो अगला सवाल अब ये पैदा होता है आपके दिमाग में कि सर ऐसा क्यों है? क्योंकि इसी में से बहुत सारे ग्रहों में से एक ग्रह कौन सा है? तो एक ग्रह है दोस्तों पृथ्वी, अर्थ। यहां पर कौन सा ग्रह है? तो जवाब देंगे सर यहां पर ग्रह है बुध, जिसे मरकरी कहा जाता है। यहां पर कौन सा ग्रह है? तो जवाब देंगे सर एक प्लेनेट यहां पर है जिसे शुक्र या वीनस के नाम से जानते हैं, जो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जो हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लेनेट है। क्यों है वो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अब एक सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? सर ये सूरज के चक्कर ही क्यों लगा रहे हैं और ये गिरते क्यों नहीं है? एक बचपन में ना हमेशा मुझे एक सवाल फैसिनेट करता था, जब हमारे शिक्षक ने बताया कि यार सूर्य के चारों ओर हम घूम रहे हैं, एक ही बात दिमाग में खाई जाती थी, अगर गिर गए तो क्या होगा और गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे, है ना? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब है कि जो सूर्य है वो बहुत बड़ा है। कितना मैसिव है, मैं इसकी जानकारी आपको देता हूं। अगर मान लीजिए कि ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम का 99.8% जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो किसके पास है? वो सूरज के पास है, वो सन के पास है। अब जो बाकी का 0.2% बचा हुआ है, इसमें अन्य सारे ग्रह आते हैं, प्लैनेट आते हैं, उनके उपग्रह आते हैं, उनके नेचुरल सैटेलाइट आते हैं, धूल के कण आते हैं, डस्ट पार्टिकल आते हैं और अदर सेलेस्टियल बॉडी आती है, अन्य खगोलीय पिंड आते हैं। तो आप इस बात को माफ कीजिए, आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो हमारा सूर्य है वो कितना बड़ा है, जो हमारा सन है वो कितना मैसिव है। मतलब जितना भी हमारा सौरमंडल है उसका 99.8% जो मास है, द्रव्यमान है, वो किसके पास है? सूर्य के पास है। तो अभी आगे की कक्षाओं में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि जिस पिंड का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ज्यादा होगा। जिस भी बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना अधिक होगा। सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तो ये एक ऐसा बल है जो चीजों को अपनी ओर खींचता है, जो पुल करता है चीजों को अपनी ओर।
तो जो खिंचाव बल हम महसूस करते हैं उसी को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर इस रिमोट को मैं नीचे गिराऊं तो ये एकदम से नीचे इस तरह से गिरेगा। तो ये रिमोट नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो इसको खींचने का काम कर रही है। तो ये जो बल लग रहा है इसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। तो अब आप सोच के देखिए कि जो सन है उसका मास 99.8% है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगा, इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत मैसिव होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों कि जो सूर्य हमारे सौरमंडल का तारा, उसका गुरुत्वाकर्षण बल, उसका जो पुलिंग फोर्स है, यही कारण है कि सारे ग्रह और दूसरे पिंड उसका चक्कर लगा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी लाइन एनसीईआरटी में पुलिंग फोर्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि 6वीं क्लास की एनसीईआरटी है तो उसमें पुलिंग फोर्स शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो अब हमारे पास इस बात का जवाब है कि सूर्य के चारों ओर ही हम चक्कर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सूर्य का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो सभी ग्रहों को उसकी ओर खींच रहा है। लेकिन यहीं पर आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा, तो सर हम सभी लोग सूर्य में जाके क्यों नहीं समा जाते? जब सूर्य हमें इतनी तेजी से अपनी ओर खींच रहा है तो हम सबको जाकर के सूर्य में समा जाना चाहिए। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? क्यों हम एक निश्चित जगह पर घूमते रहते हैं जिसे कक्षा कहा जाता है? ठीक है, इसका जवाब भी सुनिए। देखिए, सूर्य के पास तो ग्रेविटी है जो बहुत मैसिव है, बहुत बड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन जितने भी ग्रह हैं उनका भी एक द्रव्यमान होगा, उनका भी एक मास होगा, तो उनका भी गुरुत्वाकर्षण बल है। तो यहां पर भी गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी चीजों को अपनी ओर खींच रही है, सूर्य चीजों को अपनी ओर खींच रहा है। तो बीच में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब इन दोनों का जो फोर्स है वो संतुलित हो जाता है, जो बल है वो बैलेंस हो जाता है। यही कारण है कि हम बिल्कुल सूर्य की तरफ नहीं चले जाते, बैलेंस होकर के उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात और स्पष्ट हुई होगी कि हम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि सूर्य के पास गुरुत्वाकर्षण बल है। हम उसमें इसलिए नहीं समा जाते क्योंकि हमारे ग्रह का भी एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो इसे बैलेंस बनाए रखता है, जो इसे संतुलित बनाए रखता है। तो चलिए, एक पहली बात तो हमारे दिमाग में क्लियर हुई कि जो सूर्य है वो हमारे सौरमंडल का तारा है और इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अब इसी बात को, ये जो पॉइंट हमने यहां पर डिस्कस किया है, इसी को दोस्तों हम पृथ्वी के संदर्भ में पढ़ेंगे, हम अर्थ के संदर्भ में पढ़ेंगे। पर एक बात और मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि सूर्य का महत्व क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सन। तो याद रखेंगे दोस्तों, हमारे सौरमंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी पिंड हैं, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, उनके लिए लाइट, बहुत ध्यान से ये वर्ड याद रखना, उनके लिए लाइट और एनर्जी का एकमात्र जो स्रोत है, जो अल्टीमेट सोर्स है, वो सन है। क्लाइमेटोलॉजी में हम आपको एक ही बात बार बार पढ़ाएंगे कि पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हो रही हैं उसमें सूर्य का सबसे बड़ा योगदान है, उसमें सोलर रेडिएशन का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये सिर्फ पृथ्वी के बारे में नहीं है, हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी पिंड हैं, उन सभी को लाइट कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती है। उन सभी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो वो भी सूरज से मिलती है। तो हमारे सौरमंडल में प्रकाश और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूरज। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर सोलर सिस्टम। हमने सूर्य की चर्चा सौरमंडल के परिप्रेक्ष्य में तो कर ली, सोलर सिस्टम के कंटेक्स्ट में तो कर ली। अब हमें चर्चा करनी है कि सर अर्थ के पर्सपेक्टिव में सन का क्या रोल है, पृथ्वी के संदर्भ में सूरज का क्या रोल है। तो एक बात तो हमने आपको अभी बता दी कि इस अर्थ पर जो लाइट हम देख पाते हैं और जो एनर्जी हमें फील होती है वो कहाँ से आ रही है? तो आप बता पाएंगे कि वो सूरज से आ रही है, वो सन से आ रही है। अब एक बात आप और समझें कि पृथ्वी और सूरज के बीच में
अर्थ और सन के बीच में दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, इसको मैं अगले पेज पर लिख रहा हूं। तो दोस्तों, अर्थ और सन, इनके बीच में जो औसत दूरी है, जो एवरेज डिस्टेंस है, औसत दूरी अर्थात मीन डिस्टेंस या फिर एवरेज डिस्टेंस, वो 149.7 मिलियन किलोमीटर का है। तकरीबन इसे 150 मिलियन किलोमीटर भी आप कह सकते हैं, 150 मिलियन किलोमीटर भी आप इसे कह सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न कौंधना चाहिए, वो ये है कि सर आपने यहाँ औसत दूरी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है, आपने यहाँ एवरेज डिस्टेंस क्यों लिखा है। इसका कोई तो मतलब होगा, क्योंकि एवरेज का इस्तेमाल हम वहीं पर करते हैं जहां पर दो चीजें अलग अलग हों। औसत का इस्तेमाल हम वहीं पर करते हैं ना। जैसे आपने कहा कि बताइए क्लास का रिजल्ट कितना आया, तो मान लीजिए कि एक बच्चे का रिजल्ट 50% और एक का रिजल्ट है 80%। तो जब आप इसका औसत निकालेंगे तो आप कहेंगे कि इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13। और फिर इसमें आप 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया, और 1 0 2 आ गया, इतना ही आएगा ना। ठीक है, 6 5 65 कितना आ गया दोस्तों, 65। तो ये एक औसत है, ये एवरेज हमने यहाँ पर निकाला। तो एवरेज का मतलब वही है कि दो अलग अलग चीजें हैं, तभी हम औसत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी हम एवरेज वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब समझते हैं कि हमने औसत दूरी क्यों लिखा है, हमने एवरेज डिस्टेंस क्यों लिखा है। ध्यान से समझेंगे इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है ये। देखिए, ये सन है, ये सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर जितने भी पिंड हैं, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, वो एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती हैं। वो एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करते हैं। वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य के चारों तरफ घूमती हैं। अब जब कोई भी चीज दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमेगी, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो दो सिचुएशन आपको देखने मिलेगी। एक ऐसी अवस्था है जहां पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी सर्वाधिक है। यहां पर देखिए, आपको सन और अर्थ के बीच में, यहां पर हमने अर्थ बना ली और यहां पर भी हमने अर्थ बना लिया। एक वो जगह है जहां पर सन और अर्थ के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि सूरज और पृथ्वी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है, सन और अर्थ के बीच में न्यूनतम दूरी है। ठीक है, अब इसे भूगोल या कॉस्मोलॉजी की भाषा में नाम दिया गया। कहा गया वो समय जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में सर्वाधिक दूरी है, तो इसे अपसौर कहा जाएगा। इंग्लिश में इसे एपीहिलियन कहा जाएगा। ठीक है, एपी शब्द का मतलब ही होता है बड़ा, ज्यादा, और हिलियन शब्द का मतलब होता है सूरज से संबंधित। ठीक है, और जब कहा कि सूरज की दूरी, सूरज और पृथ्वी के बीच में जो सबसे कम दूरी है, न्यूनतम दूरी है, इसे नाम दिया गया पेरी हिलियन। ठीक है, हिंदी में इसे कहा जाता है उपसौर। अब देखिए, इसको ना कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं है। शब्द अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उप का मतलब ही क्या होता है, छोटा। हम बोलते हैं उपाध्यक्ष शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं कि ये उप कप्तान है, मतलब कद में छोटा। ठीक है, और अप का मतलब ही होता है बड़ा। क्लियर। तो अगर आपको दोनों भी याद नहीं है, एक भी याद है, तो ये शब्द आपको याद रहेंगे। उप का मतलब ही होता है छोटा या कम। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी होती है, मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो इसे उपसौर कहा जाता है, पेरिहीलियन कहा जाता है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, तो इसे दोस्तों एपीहिलियन का नाम दिया जाता है। अब आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी कि ये डिस्टेंस कितना होता है। तो जब सूर्य और पृथ्वी
बिल्कुल पास में होते हैं तो लगभग 147 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, ये सबसे नजदीक है। और जब सबसे ज्यादा दूर होते हैं तो लगभग 152 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाता है। और इसी को मिलाकर के औसत निकाला तो औसत दूरी कितनी है दोस्तों? 149.7 मिलियन किलोमीटर, जिसे रफली 150 मिलियन किलोमीटर कहा जाता है। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पृथ्वी के संदर्भ में, अर्थ के कंटेक्स में आपको ये बात समझ में आई होगी कि दूरी से क्या मतलब है और क्यों हम औसत दूरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक और टॉपिक हमारा क्लियर हुआ दिमाग में। अब एक और बात समझें। अर्थ के पर्सपेक्टिव में हमने एक बात समझ ली कि अर्थ के लिए लाइट और एनर्जी का एकमात्र सोर्स क्या है? सन। दूसरी बात हमने ये भी समझ ली कि अर्थ और सन के बीच में जो औसत दूरी है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की है। और औसत शब्द का इस्तेमाल किया तो हमने ये भी समझ लिया कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूम रही है, एलिप्टिकल पाथ में घूम रही है। और एलिप्टिकल पाथ की ये विशेषता होती है कि एक समय दूरी सर्वाधिक होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, और एक समय दूरी न्यूनतम होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगा। सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी को एपिहीलियन कहा जाता है और न्यूनतम दूरी को पेरिहीलियन कहा जाता है। अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं और जो मिनिमम डिस्टेंस है इसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। अब एक बात आप और समझें कि जब सूरज से, ये मान लीजिए कि सन है और ये हमारी अर्थ है, तो सूरज से एक प्रकाश की किरण निकली और वो पृथ्वी की ओर आ रही है। तो पास में तो है नहीं, दोनों बहुत दूर है। ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। तो कितना समय लगता है? तो तकरीबन दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य की एक किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, सूर्य से अगर प्रकाश की एक किरण निकलेगी, अगर मान लीजिए कि ये सूर्य है, यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ से ये प्रकाश की किरण निकली तो इसको यहाँ तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगेगा। इतना समय लग जाता है। ठीक, तो सूर्य के बारे में यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो छठवीं क्लास की एनसीईआरटी के हिसाब से थी वो यही जानकारी थी कि सूर्य एक तारा है, हमारे सौरमंडल का प्रमुख तारा है या हमारे सौरमंडल के केंद्र में है। अब कुछ अन्य तथ्य हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं पर इनका जानना जरूरी है क्योंकि ये चर्चा में बने हुए हैं। तो अदर फैक्ट में कुछ बातें हम आपको सूर्य के बारे में बताते हैं अन्य तथ्यों में। देखिए, सबसे पहली बात कि जो सूर्य है वो हमारी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। जो सन है वह भी हमारी गैलेक्सी के चारों ओर घूम रहा है और सूर्य के घूमने की जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम है। जो सूर्य का घूमने का रेवोल्यूशन का जो डायरेक्शन है दोस्तों वो ईस्ट टू वेस्ट है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि सूर्य किस दिशा में घूमता है, तो सूर्य पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है। जबकि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। तो ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, एक बात ना मैं आपको ब्रह्मांड के बारे में बताना चाहूंगा। यूनिवर्स में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। देयर इज नथिंग कांस्टेंट इन द यूनिवर्स। आप देखोगे एक पिंड किसी दूसरे पिंड के चक्कर जरूर लगा रहा है। एक पर्टिकुलर सेलेस्टियल बॉडी दूसरे किसी सेलेस्टियल बॉडी के चारों ओर जरूर घूम रही है। ठीक है, ये आपको हर जगह देखने मिलेगा। ये पूरे माफ कीजिए, पूरे ब्रह्मांड में देखने मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है और सूरज आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। आकाश गंगा भी किसी ना किसी का चक्कर लगा ही रहा है, वो ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है। तो अल्टीमेटली हर चीज ब्रह्मांड में घूम रही है। ये बात बड़ी रिलेटेबल है अगर आप अपने दैनिक जीवन में से रिलेट कर पाए तो। ठीक है,
चलिए, तो ये बात हमें पता चली। दूसरी बात दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जिसने भारत को सच में पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई है, और इस संगठन का नाम है इसरो। इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इस संगठन का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसरो ने अनाउंस किया है कि वो आने वाले समय में जो सूर्य है, और सूर्य के बहुत सारे अंग होते हैं, तो सूर्य का एक हिस्सा है कोरोना। ठीक है, सूर्य के एक हिस्से को कोरोना कहा जाता है। तो सूर्य के अध्ययन के लिए एक मिशन लॉन्च करेगा, और उस मिशन को नाम दिया जाएगा आदित्य L1। ठीक है, तो सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो एक मिशन लॉन्च करेगा, और इस मिशन का नाम क्या होगा? आदित्य L1। तो आपके दिमाग में एक बात तो समझ में आ गई कि सर सूर्य को हम आदित्य के नाम से भी जानते हैं, तो ये नाम तो बढ़िया लगा। लेकिन यहाँ पर ये जो शब्द जोड़ा गया है, ये शब्द है L1। L1 का मतलब क्या है? चलिए थोड़ा इस बात की जांच पड़ताल करते हैं। L1 का जो मतलब है, इसे कहा जाता है लैंगेरियन पॉइंट। कई जगह इसे हिंदी में लैंगार्जी बिंदु भी लिखा रहता है, लैंगार्गी बिंदु भी लिखा रहता है। ठीक है, तो उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लैंगार्जी बिंदु हम इसे हिंदी में कहते हैं, लैंगेरियन पॉइंट भी इसे कहा जाता है। क्या है इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा सूर्य है, ये सन है। अब अगर हमें सन की स्टडी के लिए किसी को भेजना है, तो अगर मान लो हमने भेजा और वो ग्रेविटी सन की बहुत ज्यादा है, तो हमने यहाँ से एक उपग्रह भेजा, एक सैटेलाइट भेजा, सन ने अपनी ओर खींच लिया, वो जाकर के सूरज में ही समा गया। तो क्या मतलब? कुछ भी डेटा आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हमें ना सूरज के पास एक ऐसी जगह चाहिए, हमें सन के नजदीक एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर हमारा जो सैटेलाइट है, हमारा जो उपग्रह है, वो एक जगह खड़ा हो जाए और फिर सूरज के चारों ओर घूमने लगे, फिर सन के चारों ओर घूमने लगे। तो वैज्ञानिकों ने बहुत दिनों तक इस बात को रिसर्च किया कि पृथ्वी और सूरज के बीच में ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जहां पर एक चीज स्थिर रह सकती है, और स्थिर रह करके या तो सूर्य के चक्कर लगा सकती है, अल्टीमेटली वहां से डेटा कलेक्ट कर सकती है। तो बहुत रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को ऐसे 5 बिंदु मिले, जिन्हें कहा जाता है L1, L2, L3, L4 और L5। इन्हीं को हम लैंगार्जी बिंदु या लैंगेरियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे बिंदु हैं, ये अर्थ और सन के बीच में ऐसे स्पॉट हैं जहां पर आप किसी चीज को स्थिर रख सकते हैं, जहां पर किसी भी चीज को आप स्टेबल रख सकते हैं। ठीक, तो आदित्य किस बिंदु पर जाएगा? आदित्य लैंगार्जी बिंदु क्रमांक 1 पर जाएगा, इसीलिए इसका पूरा नाम रखा गया है आदित्य L1। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि सूर्य से जुड़ी हुई जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी तथ्य हैं, वो आपके दिमाग में स्पष्ट हो गए होंगे। अब हम देखते हैं कुछ बातें पीपीटी के द्वारा, ताकि सारी बातें हम रिकॉल कर सके, फिर अगले टॉपिक की चर्चा हम करना शुरू करेंगे। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहली बात जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही बात यहाँ पर रिपीट की गई है कि सूर्य जो है वो हमारे सौर मंडल के केंद्र में है। जो सूर्य है वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में आता है। अब हम जानते हैं, यह भी हमें पता है कि यह बेहद गर्म गैसों से निर्मित है। इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, जो बेसिकली नेबुला है। ओके, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स दी सोलर सिस्टम। हमने कहा था ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6वीं की एनसीईआरटी है। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो सोलर सिस्टम नहीं बन पाएगा। इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सौरमंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है। ठीक है, द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की
दूरी पर है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके। टाइम टू रीच सनलाइट एट अर्थ 8 मिनट 20 सेकेंड, ये भी हमने डिस्कस किया था। एक प्रकाश वर्ष की दूरी भी हमने डिस्कस की थी, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अभी हमने लैंगागी बिंदु को भी डिस्कस कर लिया। आदित्य L1 के बारे में भी हमने बात कर ली। तो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, हर चीज लिखी हुई है और बहुत खूबसूरत और स्पष्ट ढंग से लिखी हुई है। चलिए, अब यही बातें ना चित्रों के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार कुछ डायग्राम के द्वारा ये समझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसा हमने आपसे कहा था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूम रही है, वो इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करती है। तो ये वो समय है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी है। और इसे क्या कहा गया है? इसे पेरिहीलियन कहा गया है। पेरिहीलियन का मतलब होता है उपसौर। और ये जो घटना है दोस्तों, ये सामान्यतः 3 और 4 जनवरी के दिन होती है, 3 और 4 जनवरी के आसपास होती है। वहीं ये देखिए, ये दूसरा हिस्सा है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी है 152 मिलियन की। तो इसे क्या कहा गया? एपिहीलियन कहा गया। और ये जो घटना है दोस्तों, ये सामान्यतः 3 या 4 जुलाई के आसपास होती है। तो जनवरी का जो पहला सप्ताह है वहां हमें पेरिहीलियन देखने मिलता है, जबकि जुलाई के पहले सप्ताह में हमें एपिहीलियन देखने के लिए मिलता है। इसमें भी आप देख सकते हैं ये मिनिमम डिस्टेंस है और ये देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस है। ठीक है, एक और चित्र आपको दिखाते हैं जो लैंगार्गी बिंदुओं को समझाएगा। तो ये सन है और ये अर्थ है और ये L1 है जहां पर हम आदित्य L1 को रखेंगे। यहां पर मिशन को हम रखेंगे। तो ये बेसिकली एक ऐसा बिंदु है जहां पर आप समझेंगे कि पृथ्वी और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर बैलेंस होगा और इस जगह पर यह सूर्य के चक्कर भी लगाएगा और सूर्य में जाकर के नहीं गिरेगा। ऐसे कितने बिंदु हैं? 5 बिंदु हैं। L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5 है। ऐसे 5 बिंदु हैं जो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। Lagrange points are positions in the space where combined gravitational pull of two bodies can hold third smaller body। बहुत अच्छी परिभाषा है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक कोई समस्या? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारी बातें बड़े स्पष्ट हो रही होंगी और जब आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, शॉर्ट नोट बनाएंगे, तो और भी अच्छे से हर एक बात स्पष्ट हो जाएगी। एक सेकंड दीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर हम टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक सभी बातें बहुत स्पष्ट होती जा रही हैं। तो देखिए सर, हमने अब तक ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा, फिर हमने आकाशगंगा के बारे में पढ़ा, फिर उसमें तारों के बारे में पढ़ा और अब हमने सूर्य के बारे में भी पढ़ लिया है। अब हमने सन के बारे में भी डिस्कशन कर लिया है। तो अब बात आ गई है कि हमें चर्चा करनी चाहिए दो मसलों पर। एक है सौरमंडल अर्थात सोलर सिस्टम, दूसरा है ग्रह अर्थात प्लेनेट। और प्लेनेट के साथ ही एक चीज जुड़ जाती है जिसे हम उपग्रह कहते हैं, जिसे हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। तो उसको भी अब हम डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इनके फंडामेंटल्स को हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार सौरमंडल का अर्थ क्या है, आखिरकार सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि सोलर सिस्टम या सौर मंडल का मतलब क्या है। तो दोस्तों, सूर्य जो कि हमारे सौर मंडल का तारा है, सन विच इज द स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में एलिप्टिकल पाथ में घूमने वाले जितने भी आकाशीय पिंड हैं, उन सभी के समूह को
हम सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है कि सूर्य, अगर ये सूर्य है तो इसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में एलिप्टिकल पाथ में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी इसके चारों तरफ घूम रही हैं, जितने भी खगोलीय पिंड इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, तो इन सभी को मिलाकर के सौर मंडल कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या शामिल है, कौन कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है, तो हम जानते हैं कि सर इसमें 8 ग्रह शामिल है, 8 प्लैनेट है, जिसमें से एक ग्रह हमारी पृथ्वी भी है। इसमें बहुत सारे उपग्रह शामिल हैं, बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट शामिल हैं। सर इसमें क्षुद्र ग्रह भी शामिल है, इसमें एस्ट्रॉयड भी शामिल है। इसके अलावा इसमें धूमकेतु अर्थात कॉमेट भी शामिल है। इसके अलावा इसमें उल्का भी है, मिटियोर भी शामिल है। तो ये सभी है, धूल के कण भी हैं, गैसेस भी हैं। ये सभी चीजें जो सूर्य के चारों तरफ घूम रही हैं, वो हमारे सौरमंडल का हिस्सा है, वो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। और ये सारी चीजें इसके चारों ओर घूम क्यों रही हैं, तो इसका कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। और ये चीजें इसमें मिल क्यों नहीं जाती, क्योंकि जितने भी पिंड सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं उनका भी अपना द्रव्यमान है, उनका अपना एक मास है। और चूंकि उनका अपना एक द्रव्यमान है, यही कारण है कि उनका भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो दोनों के बीच में एक संतुलन की स्थिति है, एक बैलेंसिंग सिचुएशन बन जाती है। तो मुझे लगता है कि सौरमंडल को समझने में कोई भी समस्या आपको नहीं जाएगी। अब जो असली टॉपिक है जिसकी चर्चा हमें थोड़ा डिटेल में करना है, वो है ग्रह। अब हमें बात करनी है ग्रहों के बारे में, अब हमें चर्चा करनी है प्लैनेट्स के बारे में। तो पहले समझते हैं, फिर हम डायग्राम के द्वारा चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ग्रह, जिसे इंग्लिश में प्लैनेट कहा जाता है। तो सबसे पहले ना हम इसके शब्द को ही समझते हैं। ये जो शब्द है इंग्लिश में प्लैनेट, प्लैनेट, आखिरकार ये शब्द कहाँ से निकल करके आया है, इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों, ये जो शब्द है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ये एक ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। तो ग्रीक भाषा में एक शब्द है और वो है प्लैनेट आई, प्लैनेट आई। तो इस शब्द से प्लैनेट शब्द बना है और इसका अर्थ होता है वंडरर्स। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है वंडरर्स, अर्थात घूमने वाला, घूमने वाला। तो ये जो शब्द मिला है ना प्लैनेट, तो चूंकि जितने भी ग्रह हैं वो अल्टीमेटली घूम रहे हैं, तो उन्हें ग्रीक भाषा में प्लैनेटाई कहा जाता था। वहीं से ये शब्द निकला है प्लैनेट, वहीं से इस वर्ड का ओरिजिन हुआ है प्लैनेट। तो प्लैनेट ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर के बना है, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। दूसरी बात, सर शब्द तो समझ में आ गया, लेकिन ग्रह क्या है, क्या है, या फिर इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, ये समझाइए। तो दोस्तों, ग्रहों को इस तरह परिभाषित किया जाता है कि ये एक ऐसे खगोलीय पिंड हैं, ऐसी सेलेस्टियल बॉडी हैं जिनका स्वयं का जिनका स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। ठीक है, प्लैनेट ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है which does not have their self energy and light, जिनके पास स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, बल्कि ये किसी तारे से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करके, बल्कि ये किसी स्टार से एनर्जी और लाइट लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हमारे सोलर सिस्टम में एक ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी, जहां पर हम सभी लोग रहते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप मुझे बताएंगे दोस्तों, क्या पृथ्वी खुद अपनी ऊर्जा बनाती है? क्या अर्थ से खुद उसकी एनर्जी जनरेट होती है? तो जवाब होगा नहीं।
पृथ्वी पर जो ऊर्जा हम महसूस करते हैं, जो लाइट अर्थ पर आती है, उसका सोर्स क्या है? सन। उसका स्रोत क्या है दोस्तों? तो उसका स्रोत है सूर्य। तो याद रखेंगे, ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, बल्कि ये किसी तारे से प्रकाश और ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। Planets are the celestial body which does not have their own source of light and the energy. They are lit by the light of the star, or they take energy and light from the star. ये चीज आपको याद रखनी है। अब वापस से हम चर्चा करते हैं कि दोस्तों, जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारा सौर मंडल है, इसमें ग्रहों की संख्या 8 है। कुल इसमें कितने ग्रह हैं? कुल इसमें 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं और क्रम से इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर यहां पर मैं एक चीज बना दूं, दिस इज सन, दिस इज सन। अब एक एक करके हम ग्रह को पढ़ते जाएंगे कि सबसे पहले कौन सा ग्रह आएगा और सबसे आखिरी में कौन सा ग्रह आएगा। तो जैसे ही आप सूरज से इस ओर चलना शुरू करेंगे, सबसे पहले यहाँ एक प्लैनेट दिखेगा और इस ग्रह का नाम है मरकरी, जिसे हिंदी में हम बुध के नाम से जानते हैं। मरकरी ये हमारे पूरे के पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सिर्फ सबसे छोटा ग्रह नहीं है, बल्कि ये सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है। इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन। ठीक है, अब जब आप और आगे बढ़ेंगे तो बुध के बाद जो अगला ग्रह आपको मिलेगा, विच इज वीनस, और इसे हिंदी में शुक्र कहा जाता है। शुक्र के बारे में 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। पहली बात तो हमें यही समझ में आती है कि जो शुक्र है वो सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे नंबर का ग्रह है। सन से डिस्टेंस के हिसाब से दूसरे नंबर का प्लैनेट है। जो शुक्र है दोस्तों, ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब ये सवाल आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों है, तो 2 मिनट इस सवाल को दिमाग में ही रखिए, हम इसकी चर्चा अभी करेंगे। और जो शुक्र है, इसका आकार बहुत कुछ पृथ्वी की तरह है। इसका जो साइज एंड शेप है वो बहुत कुछ हमारी अर्थ की तरह है। इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इसे सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। और शुक्र बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है शाम के समय आसमान में, तो इसे भोर का तारा भी कहते हैं। इसे इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब वीनस के बाद जब आप और आगे बढ़ेंगे तो फाइनली वो ग्रह आएगा जहां हम सभी निवास कर रहे हैं, हमारा ग्रह पृथ्वी, अर्थ। और पृथ्वी, आप जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग 71% हिस्सा जो पृथ्वी में है वो पानी से ढका हुआ है। वो पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो वाटर से ढका हुआ है। ठीक है, तो इतना बड़ा हिस्सा अगर पानी से ढका हुआ है, तो जब पृथ्वी को आप सौर मंडल में देखते हैं तो ये आपको नीले रंग की दिखाई देती है, तो इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। एक और बात, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, जहां पर लाइफ पॉसिबल है। यही कारण है कि इसे जीवित ग्रह या लिविंग प्लैनेट भी कहा जाता है। और पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है, प्लैनेट ऑफ वंडर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर पृथ्वी थोड़ा सा और आगे होती तब भी इस पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती, क्यों? तब तापमान बहुत ज्यादा हो जाता। अगर थोड़ा पीछे होती तब बहुत ठंडी हो जाती, तब भी लाइफ पॉसिबल नहीं होती। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जैसों की मात्रा बहुत ज्यादा होती, तब भी हमारे यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तब भी लाइफ पॉसिबल नहीं होती। तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लैनेट जिसमें हर चीज का संतुलन है। इसीलिए इसे एक अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है, इसे प्लैनेट ऑफ वंडर्स कहा जाता है। और जिस क्षेत्र में पृथ्वी है उसे गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। गोल्डीलॉक जोन कहा जाता है जिस क्षेत्र में पृथ्वी है।
अब पृथ्वी के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो एक ग्रह दिखाई जाएगा जहां पर जीवन की संभावनाओं का तलाश किया जा रहा है, और इस ग्रह का नाम है मार्स, अर्थात मंगल। और मंगल ग्रह के लिए ही हमने अपना मिशन भेजा था, मंगलयान, जो हाल ही में समाप्त हुआ है। रिसेंटली वो उसने अपना पूरा जो कार्यकाल है वो खत्म कर लिया है। अब जैसे ही दोस्तों आप मंगल ग्रह के और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर पत्थर और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े आपको दिखाई देंगे बहुत बड़ी मात्रा में। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ये टुकड़े आपको दिखाई देंगे। ये जो छोटे छोटे टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है, इन्हें क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? एस्ट्रॉयड कहा जाता है। तो बेसिकली मंगल और बृहस्पति के बीच में, जुपिटर और मार्स के बीच में जो कंकड़ पत्थर धूल के कण चट्टाने पाई जाती हैं, उन्हें हम एस्ट्रॉयड के नाम से जानते हैं, क्षुद्र ग्रह। और जब ये बड़ी संख्या में हो जाते हैं तो इसे एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है, इसे क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों जब आप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको एक और ग्रह दिखाई देगा, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका नाम है जुपिटर। स्कूटी भी आती है जुपिटर के नाम पे, जिसका नाम क्या है? जुपिटर। हिंदी में हम इसे बृहस्पति कहते हैं। ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर के बाद जब थोड़ा और आगे दोस्तों आप बढ़ेंगे तो यहाँ आपको एक और बहुत बड़ा ग्रह दिखाई देगा, और इस ग्रह का नाम है सैटर्न, जिसे हिंदी में शनि कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? शनि कहा जाता है, सैटर्न कहा जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एक और ग्रह आपको दिखाई देगा, और इस ग्रह को यूरेनस कहा जाता है, यूरेनस। और यूरेनस के बाद एक और ग्रह आपको मिलेगा दोस्तों, जिसे नेपच्यून कहा जाता है, अरुण वरुण। ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून अर्थात अरुण और वरुण। इसके बाद जब और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहां पर भी आपको बहुत सारे बर्फ के कण दिखाई देंगे, बहुत सारे बर्फ के कण दिखाई देंगे। ठीक है, इसे कहा जाता है क्यूपर बेल्ट। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्यूपर बेल्ट कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो एक एस्ट्रॉयड बेल्ट भी होती है और क्यूपर बेल्ट होती है। और इसके बाद में और आगे जब आप जाएंगे ना तो ओरुट क्लाउड मिलेगा। ओरुट क्लाउड बेसिकली सीमा है हमारे सौर मंडल की। उसके बाद हमारे सूर्य का प्रभाव नहीं होता, उसके बाद हमारे सन का इफेक्ट नहीं होता। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, फिर क्यूपर बेल्ट है, और आगे जाएंगे तो ओरुट क्लाउड आपको मिलेगा। उसके बाद हमारे सौरमंडल की सीमा खत्म हो जाती है, वो बाउंड्री को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पूरे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं जो सूरज के साथ मिलकर के पूरा सौरमंडल बनाते हैं। अब बहुत पहले ना बहुत बेसिक प्रश्न आया करते थे कि सूर्य के हिसाब से इनको जमाइए, सन के हिसाब से इनको अरेंज कीजिए। लेकिन अब ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले मार्स आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है। ठीक, सॉरी, सबसे पहले माफ कीजिए, सबसे पहले मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपच्यून। हिंदी में अगर नाम लेंगे तो सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण वरुण, उसके बाद क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट के और आगे जाएंगे तो ओरुट क्लाउड देखने के लिए मिलता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर बचपन में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पूरे सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो 9 है, और हमने ये पढ़ा था कि सबसे आखिरी में जो ग्रह आता है सर उसका नाम तो प्लूटो है। लेकिन अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि अब तो ग्रहों की संख्या 8 है। तो सर प्लूटो का क्या हुआ? क्या हो गया प्लूटो को? क्या अब ये नहीं है? क्या किसी भी तरीके से क्या प्लूटो में विस्फोट हो गया है? ऐसा कुछ हुआ है? तो जवाब है नहीं, प्लूटो अब भी है।
लेकिन अब प्लूटो को हम ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखते। अब प्लूटो को हम एक प्लेनेट नहीं मानते, हम उसे अब एक बौना ग्रह मानते हैं, हम उसे एक ड्वार्फ प्लेनेट मानते हैं। कैसे, कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पूरी दुनिया में एक संगठन है जिसे कहा जाता है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। क्या कहा जाता है संगठन को? IAU, अर्थात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये तय करती है सभी बातों को जो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई होती हैं। तो 2006 में 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की एक बैठक बुलाई गई, एक समिट का आयोजन किया गया। एक बैठक बुलाई गई जहां प्लूटो के भविष्य का निर्णय किया जाना था, जहां प्लूटो के फ्यूचर को डिसाइड किया जाना था। और इसी सम्मेलन में पहली बार ग्रहों की परिभाषा बताई गई, पहली बार प्लेनेट को डिफाइन किया गया। कहा कि हम किसी भी खगोलीय पिंड को ग्रह तब मानेंगे जब वो निम्नलिखित 3 शर्तें पूरा करेगा। हम किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को प्लेनेट तभी मानेंगे जब वो फॉलोइंग 3 कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो इनसे पूछा गया कि बताइए साहब, वो कौन कौन सी 3 बातें हैं, या वो कौन कौन सी 3 शर्तें हैं जो एक खगोलीय पिंड को ग्रह बना सकती हैं, जो एक सेलेस्टियल बॉडी को प्लेनेट बना सकती हैं। तो पहली शर्त जो इन्होंने रखी, पहली कंडीशन रखी कि देखिए, उसका एक निश्चित आकार होना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर शेप होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इसके पास कम से कम इतना द्रव्यमान हो ताकि वो अपनी ग्रेविटी को मेंटेन कर सके। कम से कम इतना मास तो होना चाहिए कि वो एक ग्रेविटी को मेंटेन कर सके, मतलब वो गोल आकार में रह सके। ठीक है, मैं एक बार सॉरी ओके, चलिए इसको फिर समझते हैं। देखिए, पहली बात जो इसमें कही गई तो इग्नोर करेंगे कि वह एक सूर्य के चक्कर लगा रहा हो। पहली जो बात है कि वह सूर्य के चक्कर लगा रहा हो, वो सन को रोटेट कर रहा हो, ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त ये रखी गई कि कम से कम इतना द्रव्यमान हो, एटलीस्ट इतना मास हो कि उसका एक निश्चित आकार बना रहे, उसका एक पर्टिकुलर शेप और सामान्यतः गोल आकार बना रहे। और तीसरी शर्त ये रखी गई कि उसकी कक्षा निश्चित होनी चाहिए, उसका जो ऑर्बिटल पाथ है वो डिफाइन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार उसने सूर्य का चक्कर इस तरीके से लगाया, अगले बार इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, फिर कुछ ऐसे चक्कर लगा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डिफाइंड पाथ होना चाहिए, एक निश्चित कक्षा होनी चाहिए सूर्य के चारों ओर घूमने की। तो एक एक ग्रह को टेस्ट किया गया। सबसे पहले मरकरी को बुलाया गया, मरकरी से पूछा गया ये 3 सवाल। तो मरकरी ने कहा, हाँ मैं सूर्य के चारों ओर घूम रहा हूँ, मेरा एक निश्चित आकार भी है, गोल आकार मैंने मेंटेन करके रखा हुआ है, और मेरी एक निश्चित कक्षा है, मैं उसी में चारों तरफ घूमता हूँ। ऐसा करते करते हर एक ग्रह को बुलाया, मरकरी को बुलाया, फिर वीनस को बुलाया, अर्थ को बुलाया, फिर मार्स को बुलाया, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, नेपच्यून, सबको एक एक करके बुलाया। और सभी लोग इस टेस्ट में पास होते चले गए। फिर बारी किसकी आई? इसके बाद बारी आई दोस्तों प्लूटो की। अब बेचारा प्लूटो आया, उसका टेस्ट होना था और डिसाइड होना था प्लूटो का भविष्य। तो प्लूटो से पहला सवाल पूछा गया, क्या आप सूर्य के चक्कर लगाते हो? प्लूटो ने कहा, हाँ साहब बिल्कुल, हम भी सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो पहले में तो प्लूटो पास हो गया, कहा कि चलो ये बहुत बढ़िया बात है। फिर प्लूटो से दूसरा सवाल पूछा गया कि तुम्हारा कोई निश्चित आकार है, क्या तुम गोल जैसा एक आकार मेंटेन कर पाते हो, क्या तुम राउंड शेप मेंटेन कर पाते हो? प्लूटो ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम ये भी कर पाते हैं। तो दूसरा बात भी सही हो गई। लेकिन जब तीसरा प्रश्न प्लूटो से किया गया कि क्या तुम्हारी कक्षा निश्चित है, तो प्लूटो सहम गया, प्लूटो की दुनिया हिल गई और उसने कहा, नहीं, मेरी कक्षा बदलती रहती है, मैं कभी ऐसे घूमता हूं तो कभी मैं ऐसे घूमता हूं, मेरी कक्षा निश्चित नहीं है, मेरा ऑर्बिटल पाथ निश्चित नहीं है। तो 2006 के दिन दोस्तों इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने
डिसाइड किया कि प्लूटो को अब ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। एक नई श्रेणी बनाई गई, ड्वार्फ प्लैनेट, बौने ग्रह। और प्लूटो को किस में डाल दिया गया? बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया, ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया गया। तो ये पूरी कहानी है कि प्लूटो पहले ग्रह में शामिल था, लेकिन बाद में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया गया। एक छोटा सा इनसाइड मैं आपको दे रहा हूं कि दोस्तों, प्लूटो को जिसने डिस्कवर किया था, जिन्होंने इसे खोजा था, उनका नाम था क्लाउड टॉम्बो। ठीक है, तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि किसने प्लूटो को खोजा था, तो उनका नाम था क्लाउड टॉम्बो। क्लाउड टॉम्बो के द्वारा प्लूटो की पहचान की गई थी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो जवाब दे रहे होंगे कि 8 ग्रह हैं। प्लूटो से ग्रह का दर्जा कब छिना? 2006 में छीना गया। और प्लूटो फिलहाल क्या है? तो यह एक बौना ग्रह है, यह एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ बातें हम और डिस्कस करते हैं कि दोस्तों, एनसीईआरटी में ना एक डायग्राम दिया गया है और उस डायग्राम में इन सभी ग्रहों का वर्गीकरण किया गया है। जितने भी ये प्लैनेट हैं, इन सभी प्लैनेट को क्लासिफाई किया गया है। कैसे क्लासिफाई किया गया है, समझिए। कहा गया है कि शुरुआत के ये जो 4 ग्रह हैं, स्टार्टिंग के ये जो 4 ग्रह हैं, 4 प्लैनेट हैं, ये चारों ग्रह चट्टानों से या फिर हैवी मेटल से मिलकर के बने हैं। या तो ये चट्टानों से मिलकर के बने हैं या फिर किसी भारी धातु से मिलकर के बने हैं। और ये चारों जो ग्रह हैं, ये सूर्य के बिल्कुल नजदीक हैं, ये सूर्य के सबसे ज्यादा पास हैं। दे आर वेरी नियर टू द सन। तो इन्हें नाम दिया गया कि साहब ये आंतरिक ग्रह हैं। ये कैसे ग्रह हैं? ये आंतरिक ग्रह हैं। एक और नाम इन्हें दिया गया कि ये सारे ग्रह पार्थिव ग्रह हैं। इंग्लिश में इन्हें कहा गया कि दे आर इंटरनल प्लैनेट। और एक और नाम दिया गया, दे आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल क्यों? क्योंकि या तो ये चट्टानों से मिलकर के बने हुए हैं, इसमें ठोस चीजें शामिल हैं, और इनका जो कोर है, इनका जो केंद्र है, उसमें भारी धातुएं पाई जाती हैं, उसमें हैवी मेटल पाई जाती है। तो शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं, वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहलाते हैं। फिर आखिरी के 4 ग्रह, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये शामिल है, इनके बारे में जब अध्ययन किया गया तो देखा गया कि या तो ये गैस से मिलकर के बने हुए हैं, या फिर इसमें तरल पदार्थ हैं जो कि अब बर्फ का रूप ले चुके हैं। या तो ये सारे के सारे प्लैनेट गैस से मिलकर के बने हुए हैं, या फिर इसमें ऐसे लिक्विड हैं जो कि अब आइस का फॉर्म ले चुके हैं, जो कि अब बर्फ का रूप ले चुके हैं। यहाँ पर चट्टान या भारी धातुएं सामान्यतः नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पर रॉक्स या फिर हैवी मेटल नहीं पाई जाती हैं। तो इन 4 ग्रहों को नाम दिया गया कि ये जो 4 ग्रह हैं, ये बाह ग्रह हैं। इन्हें एक और नाम दिया गया, इन्हें जोवियन प्लैनेट कहा गया। ये जो 4 ग्रह हैं, ये जोवियन ग्रह हैं, ये जोवियन प्लैनेट है। इंग्लिश में इन्हें एक्सटर्नल प्लैनेट, ठीक है, बाह्य ग्रह, या फिर इन्हें जोवियन प्लैनेट का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? जोवियन प्लैनेट का नाम दिया गया। अब जो ये जोवियन प्लैनेट हैं, इन्हें भी दोस्तों बाद में 3 भागों में बांट दिया गया। सबसे पहले भाग में आते हैं जुपिटर और सैटर्न। देखा गया कि जुपिटर और सैटर्न जो है वो गैस से बने हुए हैं, तो इन्हें नाम दिया गया गैसीय दानव या गैसियस जाइंट। फिर आगे देखा गया कि जो यूरेनस और नेपच्यून है, ये आइस से बने हुए हैं, तो इन्हें नाम दिया गया आइस जायंट। और इसके बाद देखा गया कि कुछ छोटे छोटे ग्रह भी हैं, तो एक नई श्रेणी बनाई गई, ड्वार्फ प्लैनेट अर्थात बौने ग्रह, जिसमें शामिल है प्लूटो, जिसमें शामिल है मेकमेक और जिसमें शामिल है एरिक।
ठीक है, एरिस एरे के अलग अलग नाम है। तो एक ड्वार्फ प्लैनेट करके एक अलग समूह बनाया गया। तो अब तक हमें ये बात समझ में आ गई, अब तक हमें इतनी बातें बड़ी स्पष्ट हो गई कि सर ग्रह जो शब्द है अर्थात प्लैनेट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के प्लेंटाई शब्द से बना हुआ है। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, जिनका खुद का एनर्जी और लाइट सोर्स नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, फिर हमने यह भी देखा कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। शुरुआत मरकरी से होती है और आखिरी में कहानी कहाँ तक जाती है, नेपच्यून तक जाती है। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो के पास जो ग्रह का दर्जा था वो छीन लिया और प्लूटो अब एक ड्वार्फ प्लैनेट है। हमने यह भी डिस्कस किया कि साहब जो हमारे प्लैनेट हैं तो शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं ये चट्टान और भारी धातुओं से बने हुए हैं, रॉक और हैवी मेटल से बने हुए हैं। तो इन्हें नाम दिया गया पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या इंटरनल प्लैनेट कहा गया। जबकि बाकी के जो 4 ग्रह हैं वो गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं, तो उन्हें नाम दिया गया जोवियन प्लैनेट या बाहरी ग्रह। ठीक है, अब एक बात आपको और समझनी होगी, फिर हम पीपीटी से कुछ बातों को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहले 2 बातें समझिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये समझें कि जब एक ग्रह है, जैसे ये हमारा ग्रह है अर्थ, इसके चारों ओर, इसके दोस्तों चारों ओर आप देखेंगे कि एक पिंड इसके चारों ओर घूमता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं सर? इसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं, इसे हम मून के नाम से जानते हैं। तो इसके चारों ओर एक पिंड घूमता रहता है जिसे हम चंद्रमा या मून के नाम से जानते हैं। तो ये जो मून है ये हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कहलाता है। इसे हम नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं। जितने भी ग्रह हैं उनमें से बहुत से ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास अपनी नेचुरल सैटेलाइट है, जिनके पास अपने प्राकृतिक उपग्रह है। अगर मैं आपसे इस तरह बात करूं कि जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं इनके पास उपग्रहों की संख्या बिल्कुल कम है। इवन दोस्तों, जब आप मरकरी को पढ़ते हैं तो इसके पास एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। जब आप वीनस को पढ़ते हैं तो इसके पास भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक प्राकृतिक उपग्रह है, जबकि मार्स के पास 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो हम ये स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि जितने भी आंतरिक ग्रह हैं, जितने भी पार्थिव ग्रह हैं, इनके पास प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या बहुत कम है। इनके पास टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का जो नंबर है वो बहुत ही कम संख्या में इनके पास प्राकृतिक उपग्रह हैं। सॉरी, लेकिन इसके बाद जितने भी हमारे जोवियन प्लैनेट हैं, तो जोवियन प्लैनेट के पास भरे पड़े हैं उपग्रह। 70 से ज्यादा उपग्रह इनके पास हैं। ठीक है, और हाल ही में हमें पता पड़ा है दोस्तों कि जो जुपिटर है, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जुपिटर के पास फिलहाल सबसे अधिक उपग्रह हैं। जुपिटर हैज द मैक्सिमम सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम। ये बिल्कुल हाल ही में हमें पता चला है, रिसेंटली हमें पता चला है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो शनि है, सैटर्न है, उसके पास सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। लेकिन अभी जुपिटर के 12 उपग्रहों की खोज हुई, 12 नए नेचुरल सैटेलाइट मिले। तो अब जुपिटर के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मून है। ये आपको एक अपडेटेड हिस्सा याद रखना है। तो अभी हम पढ़ेंगे उपग्रह के बारे में, पर हमने आपको एक आइडिया दे दिया कि उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, जो किसी प्लैनेट के चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है, अब कुछ बातों को पढ़ते हैं, फिर हमें घूर्णन के बारे में बात करनी है, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलिए कुछ बातें समझें कि प्लैनेट ग्रीक भाषा के प्लेंटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर चक्कर लगाने वाला
या परिभ्रमण करने वाला, जिसका मतलब क्या होता है, वंडरर्स। जिसका मतलब क्या होता है, वंडरर्स। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड द लाइट। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार। ये हमने डिस्कस किया। हमारे सौरमंडल में कुछ 8 ग्रह हैं। देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, जिनका क्रम लिखा हुआ है और आप जानते हैं। अगस्त 2006 तक प्लूटो को सौरमंडल का ग्रह माना जाता था, लेकिन बाद में देखा गया कि यह ग्रह नहीं है, क्योंकि यह नेपच्यून की कक्षा में आ जाता है, जिस वजह से इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, जिस वजह से इसे ड्वार्फ प्लैनेट के ग्रुप में डाल दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसे ड्वार्फ प्लैनेट के समूह में डाल दिया गया। ये देखिए यहाँ पर सभी के साइज दी गई है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो ध्यान देंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है दोस्तों। अगर पूरे के पूरे इस डायग्राम को आप देखें तो इसमें जो सबसे बड़ा ग्रह है, जैसा हमने आपको बताया, वो है जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर के बाद दूसरे नंबर पर आता है शनि, शनि के बाद तीसरे नंबर पर आता है यूरेनस और चौथे नंबर पर आता है नेपच्यून। पांचवें नंबर पर हमारी प्यारी पृथ्वी, छठवें नंबर पर शुक्र जो पृथ्वी की तरह दिखाई देता है, उसका आकार उसी तरह है। सातवें नंबर पर आता है मार्स अर्थात मंगल और आठवें नंबर पर आता है मरकरी अर्थात बुध। ठीक है, अब यहां से ना दोस्तों प्रश्न बनता है। हमने आपसे अभी कहा था कि अब ये वाले प्रश्न तो नहीं आते कि दूरी के हिसाब से ग्रहों को जमाइए, क्योंकि सभी को पता है अब। लेकिन ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि आकार के हिसाब से ग्रहों को जमाइए, साइज के हिसाब से प्लेनेट को जमाइए। तो एक बार रिकॉल करेंगे मेरे साथ कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सर? सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। जुपिटर के बाद कौन सा ग्रह आता है? शनि अर्थात सैटर्न। सैटर्न के बाद कौन आता है? यूरेनस। यूरेनस के बाद कौन आता है? नेपच्यून। तो पहले तो इन चार को याद कर लो, इन चारों को याद कर लो। अब क्या इनको अलग से रटने की आवश्यकता है? आवश्यकता ही नहीं है रटने की। यही तो इनका क्रम है ना दोस्तों, यही ऑर्डर है ना इनका। यही तो हमने पढ़ा था कि पहले बृहस्पति आएगा, फिर शनि आएगा, फिर यूरेनस आएगा और फिर नेपच्यून आएगा। तो ये चार तो एज इट इज याद कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद कौन आता है? पृथ्वी। तो ये सवाल पूछा जाएगा आपसे पृथ्वी के बारे में कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है, जबकि आकार के हिसाब से पृथ्वी पांचवें नंबर का ग्रह है। अगर हम सन से डिस्टेंस की बात करें तो अर्थ कम्स एट द थर्ड प्लेस, बट इफ वी टॉक अबाउट द साइज देन अर्थ कम्स एट द फिफ्थ प्लेस। ठीक है, और पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह कौन सा था? वीनस। और वीनस को ही हम पृथ्वी की बहन बोलते हैं। तो छठवें नंबर पर कौन आएगा? छठवें नंबर पर सर वीनस आएगा। तभी हम इसे पृथ्वी की बहन बोलते हैं, तभी हम इसे अर्थ का सिस्टर प्लैनेट बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, वीनस के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो फिर आपको दिखाई देगा मार्स, और मार्स के बाद आपको दिखाई देगा मरकरी। ठीक है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। तो ये आपको जरूर याद रखना है, और जिस तरह हमने आपको बताया है ठीक उसी तरह आप याद रखेंगे तो चीजें याद रखना बहुत आसान होगा। अब एक बार आपको डायग्राम भी दिखा देते हैं हम सोलर सिस्टम का, जो पूरा एक बहुत खूबसूरत डायग्राम है। इसमें आप देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, फिर यहाँ आप देखिए एस्ट्रॉयड बेल्ट है। और जैसा हमने कहा था कि पृथ्वी का सिर्फ एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, जबकि मार्स के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, फिर आप जुपिटर देख पाएंगे, बहुत सारे उपग्रह हैं, सबसे ज्यादा उपग्रह जुपिटर के पास ही हैं। कुछ फेमस नाम है, उसमें यूरोपा का नाम आता है, आईओ का नाम आता है, ये बहुत फेमस उपग्रह हैं जुपिटर के। फिर सैटर्न है, सैटर्न के फेमस उपग्रहों में टाइटन का नाम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, फिर आप देखिए ये क्यूपर बेल्ट है, और इसी क्यूपर बेल्ट में दोस्तों शामिल है प्लूटो। और क्यूपर बेल्ट के बाद जब आप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ओर्ट क्लाउड है, और ये जो ओर्ट क्लाउड है इसे हमारे सौर मंडल की सीमा माना जाता है, इसे हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री कंसीडर किया जाता है। ठीक है, डायग्राम में भी मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ों को आपने देख लिया और चीज़ें स्पष्ट होंगी। फिर ये ग्रहों के प्रकार हमने डिस्कस किए थे, हमने टाइप्स ऑफ द प्लैनेट डिस्कस किए थे, तो ये भी मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपके दिमाग में स्पष्ट हो गया होगा, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें कुछ तथ्य पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें डिस्कस करने हैं ग्रहों के घूर्णन और परिक्रमण से जुड़े हुए, प्लैनेट के रोटेशन और रेवोल्यूशन से जुड़े हुए। लेकिन अब मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी चर्चा काफ़ी है। कल की क्लास में हम घूर्णन और परिक्रमण की बात करेंगे। मुझे लग रहा था कि आज हम अंतिम पड़ाव तक पहुंच पाएंगे, पर अभी भी लगभग आधा घंटा हमें और लगेगा, और फिर नोट्स भी आपके साथ डिस्कस करना है। तो कल हम आपसे मिलेंगे और कल हम घूर्णन और परिक्रमण की बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, इतने पीडीएफ को आप करिए, फिर कल मिलते हैं और कल इस अध्याय को भी ख़त्म करते हैं और आपको बताते हैं कि शॉर्ट नोट कैसे बनाना है। इसके बाद क्योंकि आपको 2 दिन का समय मिल जाएगा, तो इन 2 दिनों में आप बहुत अच्छे तरीके से नोट्स को प्रिपेयर भी कर पाएंगे। अभी ना हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी आपकी फाउंडेशन बनना शुरू हो रही है। अभी आपको पहले मुझे इंटरेस्ट जगाना है विषय में। धीरे धीरे आप देखेंगे कि हम चीज़ों को स्पीड अप करते जाएंगे जैसे जैसे आपका बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 8 बजे फिर से। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।